अपनी बात रखना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं और वो ढंग से ना सुना जाए तो उसका सुखद परिणाम नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे, चूंकि आज के समय में अंतरमंडलीय हस्तांतरण का मुद्दा मैं समझता हूं नए साथियों के लिए सबसे जरूरी। उसको वेतन ना मिले वो चल जाएगा और होता भी। जो अपने परिवार से दूर रह करके नौकरी कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अकेले नौकरी भी कर रहा है, परिवार भी चला रहा है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल भी कर रहा है, उसकी पीड़ा को जो उस रास्ते से गुजरता है, जो उस परिस्थिति को झेलता है, वही बता सकता है। और उसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वो तो सामान्य प्रक्रिया के हस्तांतरण हो गया। 1996 में मैं सहारनपुर में भर्ती हुआ, तब भी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ था। और 1996 से लेकर 2016 तक, बल्कि कहूं 2018 तक, मेरे सहारनपुर से आजमगढ़ आने का कोई रास्ता नहीं बन पाया था। लेकिन 2016 में मैं आया, मेरी टीम आई, सबने मिलकर प्रयास किया, तब आप लोग आए भी थे सेवा। जब हम 2016 में चुने गए थे, तब आप लोगों का सिलेक्शन आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन किया जुलाई, जून और जुलाई में, और हम चुने गए फरवरी में। लेकिन हमारे फरवरी के मांग पत्र में और उसके बाद जो हमने मांग पत्र दिया, वो पीड़ा आपकी हमने पहले भापी, क्योंकि हम उस स्थिति से गुजर रहे, हम उस दर्द को झेल रहे थे पहले से, और हमने अपने मांग पत्र में रखा। और 2018 में वो अंतरमंडलीय हस्तांतरण का आदेश जारी करवाया। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं थी भाई, इसके लिए लड़ना पड़ा था, एक बृहद आंदोलन करना पड़ा, बड़ा आंदोलन हुआ था। आप लोग सेवा में आए थे, ज्वाइन नहीं किए थे, आप लोगों को आंदोलन में उतरना पड़ा, त्याग करना पड़ा। त्याग और बलिदान के बाद वो शासनादेश मिला, इतना आसानी से शासनादेश नहीं मिला था। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं। जो इतनी लड़ाई के बाद, इतने त्याग के बाद वो शासनादेश मिला था, उसको एक झटके में आप लोगों ने समाप्त करवा दिया। हमने कहा धैर्य रखिए, थोड़ा समय लगेगा हस्तांतरण में, होगा सबका। लेकिन बेचैनी जो होती है, हमारे 300 से ज्यादा साथी जाके हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी कि इतने लोगों का हो चुका, दो बार हस्तांतरण हुए उस शासनादेश का आधार। लगभग 700 लोग अपने घरों में पहुंचे, 6 महीने का, 2 महीने का। भाई कोरोना आ गया, उस समय परिस्थितियां विकट हो गई थी, कई सारी ऐसी परिस्थितियां आ गई। कोरोना आया, हम लोग 2-2 साल, 1.5 साल टर्मिनेट रहे आंदोलनों में, तो उन परिस्थितियों के अनुसार वो देखने में लेट हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी धैर्य हो करके लोग न्यायालय में गए, माननीय न्यायालय से आदेश हो गया कि इनका भी हस्तांतरण किया जाए। वो उस दौरान हस्तांतरण नहीं हुआ। फिर वो कंटेक्ट में चले गए कि अधिकारियों के पास कि अधिकारी आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इन पर कंटेक्ट लागू। जब ऐसी स्थिति आई, अधिकारी चाह रहे थे करना, लेकिन जब देखा कि अब हमारे पास जवाब नहीं है, हम कर सकते नहीं, हमने अध्याचक भेज दिया है, अध्याचक डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उन्होंने लगा दिया कि ऐसी उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनका मंडल से बाहर हस्तांतरण किया जाए। इसलिए जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, वो हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वो पूर्व में जारी किया गया, जो आपके आंदोलन, हम सबके मेहनत से जो स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था, वो शून्य हो। वो कोर्ट में एफिडेविट लगा दिए अधिकारी कि जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, तब तक हस्तांतरण नहीं होगा। एक काम बढ़ गया, जो शासनादेश हमने इतनी मेहनत से करा था, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद बात आई कि हमारी बात को शासन सुने कैसे। हमने बहुत प्रयास किया कि इस पर बात की जाए, केवल कोरे आश्वासनों के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी सर्वोच्च समिति की बैठक हुई, बैठक में तय किया गया कि आने वाला काम एग्री स्टैग का, अगर हम इसको बाधित करें तो अधिकारी वार्ता के लिए हमको टेबल पर बुलाएगा, बात करेगा, एक हमको माध्यम मिलेगा अपनी बात रखने का, अधिकारियों तक पहुंचाने का।
उसमें तय हुआ कि इस काम को हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमसे अधिकारी बात ना करें, बात करें, कोई चर्चा हो हमारी समस्याओं पे। तो हमने उस कार्य को, चूंकि नया काम था हमारे संवर्ग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमारे विभाग का काम नहीं था। आप सब जानते हैं कि फसलों की पड़ताल हमें आपको करनी है। वो एक तरह से नए परिवेश में नई तकनीकी के माध्यम से वो पड़ताल ही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि हमारे विभाग का काम नहीं है, कृषि विभाग का काम है, जानते हुए कि ये हमारे विभाग का काम है और करना हम ही को है। आज नहीं करेंगे, कल करना तो हमको ही था, लेकिन इसके बाद हमने उसको रोका कि हम ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय नहीं होगा। बैठकें हुई, लगातार बैठकें हुई, 1 महीने तक मैं संघर्ष करता रहा वहां पे। फिर अंत में ये बात हुई, पूरा शासन और परिषद जो उच्च अधिकारी थे सबके सामने बैठक हुई, पूरी हमारी कमेटी की बैठक हुई, पूरा प्रतिनिधिमंडल बैठा हो, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि जो जो मांगे हमारी लंबित हैं, कोई अंतरमंडलीय हस्तांतरण एक मात्र मांग नहीं थी, बहुत सी मांगे थी, उस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और स्थानांतरण भी किया जाएगा, यथाशीघ्र किया जाएगा। पोर्टल खोलने की बात भी थी कि पोर्टल शीघ्र खोल दिया जाएगा, और उस पर ये हमने काम को शुरू किया। उसमें कई चीजें, आप कहोगे केवल स्थानांतरण ही मुद्दा था, नहीं था। केवल स्थानांतरण मुद्दा नहीं था, मुद्दे कई थे। चाहे हमारे पहले के दी गई मांगे की बात रही हो, उसमें एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था कि हमारे जो साथी थे, ज्वलंत मुद्दा था कि जो हमारे बीच में बुजुर्ग साथी बैठे हैं, अभी प्रमोशन नहीं पा पाया, और जो साथी पाए भी हैं नायब तहसीलदार नहीं बन पाएंगे। कानून को जो बन भी गए, वो अगर नायब तहसीलदार का उनका सपना हो, तो आज की परिस्थितियों में जो आज की नियमावली हमारी प्रभावी, उसके हिसाब से कभी वो नायब तहसीलदार नहीं बन पाए। ऐसा हमने पिछले विगत नायब तहसीलदार जो प्रमोशन हुआ उसमें हमने देखा, उसको महसूस किया कि हमारे लेखपाल साथी जो प्रमोशन पाते हैं ना कानूनों के पद पे, वो 2 साल 3 साल की सेवा से ज्यादा उनका बचता नहीं, वहां पे 4 साल की सेवा से ज्यादा बचता नहीं। और वही हमारे बीच में जो अमीन संवर्ग के साथी जा रहे हैं, वो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल, एवं 18-18, 20-20 साल की सेवा उनकी शेष है। तो जब हमारा साथी उतनी सेवा में रह ही नहीं पाएगा, तो प्रमोशन कैसे पाएगा, और वो हमको पीछे करके वो आगे निकल जाएंगे, एक बड़ी समस्या है। उस पर एक सकारात्मक रणनीति बनी, एक हुई कि हमारी सेवा नियमावली बदली जाए। जो अमीन संवर्ग 2014 में हमारे बीच में आया था, उससे पहले वो अलग संवर्ग था, उसका प्रमोशन भी अलग होता था, उसका काम भी अलग था, लेकिन 2014 में हमारे बीच में घुसा हो, जो आदमी अपने पूरे सेवा काल में पैसा वसूला हो, रसीद काटा हो, उसको हमने लगा दिया, अपना रिकॉर्ड दे दिया, पतौनी दे दी, फसला दे दिया, पड़ताल करने की जिम्मेदारी दे दी, रिपोर्ट लगाने की जिम्मेदारी दे दी। कैसे संभव है? जो आदमी कभी काम किया नहीं हो, वो कैसे आप पड़ताल कर सकता है, कैसे पैमाइश कर सकता है, कैसे रिपोर्टिंग कर सकता है? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे बीच में काम का बोझ दूना हो गया। यानी एक तो हम पहले अपने काम से दबे हुए थे, संख्या बल कम होने की वजह से एक लेखपाल 2 लेखपालों का काम कर रहा, 3 लेखपालों का काम कर रहा। ऊपर से जब वो आ गए, जो आरआई बन गए, तो उनका, क्योंकि उनको कोई नहीं, वो हमारे 1 लेखपाल को 2 लेखपाल को अपने साथ ले लिए, वो उनका भी काम, कानूनों के रूप में जो भी काम करना था वो लेखपाल करते थे, जो भी अवैध काम होते थे वो उनके जरिए कराया जाता था। दुष्परिणाम ये